मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार चाह रही है कि केवल ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान किया जाए, यानी सेना ने जो काबिलियत दिखाई है, सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसका श्रेय सरकार को मिले। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ? सेना के इस पराक्रम के बावजूद सीज फायर की बातें कैसे आई? और इस जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर को जानकारी देने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो शिष्टमंडल गया था, वो शिष्टमंडल वापस आ गया है। और उस शिष्टमंडल के लोग ये बता रहे हैं, उसमें शामिल जो गए हुए लोग हैं, कि दुनिया भर में हमसे ये पूछा गया कि आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं। वही नेहरू गांधी जिनको लेकर सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ दल से जुड़े संगठन आलोचना करते रहते हैं। और यहाँ की तक कि कुछ बीजेपी के कई ऐसे सांसद भी रहे जो वहाँ उस प्रतिनिधिमंडल में विदेशी दौरे पर होते हुए भी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बुराई करते रहे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन जो सच्चाई है वो इस तरीके से निकलकर बाहर आ रही है। और इस बीच प्रतिनिधिमंडल के वापस लौटने के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर कहा है कि अब प्रतिनिधिमंडल आप वापस आ गया है, अब जो बहुत सारे सवाल हैं वो सवाल बताए जाने चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री को बुलानी चाहिए। वो सर्वदलीय बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। ये मांग विपक्ष की पहलगाम की घटना के बाद से ही जारी है। 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहने के बावजूद उस सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। तो ये सारी चीजें, और इस बीच राहुल गांधी ने फिर एक मांग की है कि किस तरीके से SC, ST, OBC के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए स्कॉलरशिप की जरूरत होती है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतिनिधिमंडल में गए लोगों ने प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा। हालांकि ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत ही एक अनौपचारिक मीटिंग थी, मुलाकात हुई, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। रिपोर्ट्स भी तैयार करके जो तमाम सदस्य गए हुए थे वो लाए हुए थे, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ खास बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की, लेकिन हाँ रिपोर्ट ज़रूर उनको दी गई है। तो इस प्रतिनिधिमंडल की वापसी, लेकिन अमलेंदु जी, जो प्रतिनिधिमंडल वापस आया है उसकी जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो देखने वाली है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसमें बहुत ही जो खास तौर पर जो उन्होंने ग्रुप तस्वीरें जारी की है उसमें विदेश मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक सलमान खुर्शीद सबसे पीछे की पंक्ति में दिख रहे हैं, निशिकांत दुबे सबसे आगे की पंक्ति में दिख रहे हैं, और भी कई नेता ऐसे हैं जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं लोगों के जाने की वजह से जो तमाम देशों में एक भारत की विदेश नीति के बारे में जो पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी पहलगाम घटना के बाद, जो दिखाई पड़ी कि भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, उसको उन्होंने काफ़ी कुछ मेंटेन करने की वहाँ पर कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ ग्रुप में तस्वीरें खिंचाने की बात आई तो उनको सबसे पीछे जगह मिली। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के सांसदों से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से खास तौर पर बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, समझिए कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो जिन नेताओं से बात कर रहे हैं उनमें शशि थरूर हैं, सलमान खुर्शीद से भी बात कर रहे हैं, मनीष तिवारी से भी बात कर रहे हैं, ये देखने को मिला। लेकिन निशिकांत दुबे से बात करते हुए दिखाई नहीं पड़े। लेकिन जब फोटो हुआ तो निशिकांत दुबे आगे थे और सलमान खुर्शीद सबसे पीछे थे जी। तो ये देखने वाली बात है। तो अब सलमान खुर्शीद कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे ये देखना होगा। गुलाम नबी आजाद से तो खैर उनकी दोस्ती पुरानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसीलिए सबसे किनारे खड़े हैं, सबसे किनारे खड़े हैं। लेकिन मिले भी उनसे खूब थे, खूब अच्छे तरीके से मिले प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल यह है समीर जी, जो कि अब विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि अच्छा हुआ कि चलिए अब टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये प्रतिनिधिमंडल भी विदेश घूम आया, अच्छी बात है कि अकेले प्रधानमंत्री के ऊपर अब तक आरोप था, अभी वो होता। अच्छा, एक चीज और आपको याद होगी, सलमान खुर्शीद ने कहा भी था कि हम उम्मीद बहुत कम है कि प्रधानमंत्री मिलेंगे, और ये 1-to-1 कोई मुलाकात किसी से हुई भी नहीं है, गैदरिंग की। चलिए ठीक, आप आए तो एक IT रख दी जाए। अच्छा, अब बात क्या हुई तो वो बात भी सामने नहीं आई, बस होंठ हिलते हुए आए हैं। तो अब होंठ हिलते हुए ये भी हो सकता है कि और भाई चाय पी ली कि नहीं पी ली जी, और रसगुल्ला कैसा था, गुलाब जामुन कैसा था, यही पूछ लिया होगा। उसी में सब खुश होकर लौट आए कि चलो
प्रधानमंत्री ने पूछ लिया चाय कैसी थी, रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया, इसी को लेकर। लेकिन सवाल ये समीर जी कि रसगुल्ला खाने के लिए या चाय कैसी थी इसके लिए ये बैठक नहीं थी। ये था कि भाई आपने क्या किया, आप करके क्या आए और आपको काम क्या सौंपा गया। जी बिल्कुल, किस मिशन पर आपको भेजा गया थे? तो पहले तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि मिशन आखिर क्या था, जिस मिशन पर ये दल गया हुआ था। और वो मिशन क्या था वो प्रधानमंत्री को भी नहीं मालूम मुझे लगता है, क्योंकि विदेश सचिव ने ब्रीफ किया था इसको कि क्या करना है। आकर उसने बता दिया प्रधानमंत्री को। अब आकर भाई जिसने ब्रीफ किया था विदेश सचिव को, तो उस विदेश सचिव को बताते भाई आपने जो काम बताया था वो काम हम कर आए, या काम हमने किया है जी। अब उसके नतीजे क्या है? अब देश ये सवाल पूछा है कि चलिए प्रधानमंत्री जी आपकी 129 देश में विदेशी यात्राओं पर चलिए सवाल नहीं कर रहे कि आपका कुल जमा हासिल क्या था, कि जब भारत के ऊपर संकट आया तो एक भी देश आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था। आपकी 129 यात्राओं का ये हासिल है। लेकिन ये जो प्रतिनिधि मंडल गया आपने तो इसीलिए भेजा था, इसका तो लक्ष्य निर्धारित करके भेजा था जी। इसका नतीजा क्या है सामने ये तो मालूम पड़े कि किसी एक देश ने भी ये वक्तव्य जारी किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ है। क्या किसी एक भी देश ने ये जारी किया जी? ये हमको बताया देश ये सवाल पूछ रहा जी। बिल्कुल, और सुनते हैं कि नेताओं के अपने अनुभव क्या रहे और खास तौर पर प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने उनसे इस दौरे के बारे में क्या सवाल पूछे या जो बताया गया। तो पहले सुनेंगे कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और उनको भी इसी उम्मीद से भेजा गया था इसी मिशन के तहत कि वो दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां वो गए, उनका जो ग्रुप था वो गया, तो उसने पाकिस्तान के बारे में किस तरह से वो आतंकवाद को प्रसारित कर रहा है और आतंकी शिविरों को संरक्षण दे रहा है उसके बारे में जानकारी देनी थी। सुनते हैं मनीष तिवारी ने क्या कहा। मनीष तिवारी बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है, इसके बारे में जानकारी देनी थी। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और आतंक के मुद्दे पर पिछले 30 साल से वो कर रहा है। खुद पाकिस्तान भी स्वीकार कर चुका है, लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इस दौरान जब ये मिशन वहां पर था, पहलगाम की घटना के बाद भी, और ये मिशन जब दुनिया के देशों में घूम रहा था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को कितनी तवज्जो दी और दुनिया के जो IMF है वहाँ से उसको कर्ज मिल रहा है, वहाँ से उसको बेल आउट पैकेज मिल रहा है। तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर भारतीय विदेश नीति किस तरीके से काम कर रही है कि वो पाकिस्तान को ऐसे समय पर भी जब उसने भारत पर आतंकी हमला किया है, वहाँ से हुआ है और उसके समर्थन से हुआ है, उस स्थिति में भी वो पाकिस्तान को क्यों नहीं घेर पा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि भाई ऐसे समय जब आपके प्रतिनिधि मंडल जो थे वो लगभग 5 दर्जन देशों की यात्रा पर गए जी, और वहाँ जो करके आया उसका नतीजा ये है इन 5 दर्जन देशों की यात्रा करने के बाद कि ऐसे संकट के समय जब सीधा आरोप पाकिस्तान पे है कि पहलगाम की घटना उसने कराई और पाकिस्तान से आपका संघर्ष हुआ, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद भी और उन देशों में आपके प्रतिनिधिमंडल भी गए जो सुरक्षा परिषद के जो UN की सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं, उन देशों में भी आपके गए। और उसके बाद वही सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी कमेटी है उसका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है पाकिस्तान को जी। तो ये इस प्रतिनिधि मंडल की एक तरीके से नाकामी भी कही जा सकती है समीर जी, और भारत की विदेश नीति की, हम इसे भारत नहीं कहेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता की ये सबसे बड़ी कहानी है कि पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी कमेटी का उच्च पद पर जाकर पहुंच गया और हमारा प्रतिनिधिमंडल घूम फिर कर लौट आया, गाने गाकर लौट आया। शशि थरूर से लेकर रेखा शर्मा तक जो है वो सब गाने गा कर और लौट के चले गए जी। बिल्कुल, और सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, उनका क्या कहना है। वो बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट तैयार करके ले आए थे और चाहते थे कि प्रधानमंत्री के सामने ही उसके बारे में बात करें, लेकिन ये इतना मौका नहीं मिला। उसमें चूंकि बहुत सारे मेंबर्स थे, बहुत सारे लोग थे, और लेकिन रिपोर्ट जरूर दे दी गई है प्रधानमंत्री को और बता दिया गया है कि हम लोगों ने क्या हमारे अनुभव रहे और क्या हम वहां पर करके आए हैं। सुन लेते हैं राजीव राय से ही, समाजवादी पार्टी के सांसद थी, और उसमें एक हाई टी उन्होंने रखी थी, यानी चाय नाश्ते पर बुलाया था प्रधानमंत्री ने जो डेलीगेशन में लोग गए हुए थे, मेंबर्स जो वहां पर थे। और उसको लेकर अब एक बार फिर जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, कुछ सवाल पूछे हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल के वापस आने के बाद जो सवाल अभी तक उनके जवाब नहीं मिले हैं, क्या उनके जवाब मिल पाएंगे। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि अब जबकि प्रधानमंत्री स्वयं उन 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिल चुके हैं जिन्हें 32 देशों में भेजा गया था, क्या वे अब कम से कम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें चीन और पाकिस्तान के प्रति भारत की भावी रणनीति तथा सिंगापुर में CDS द्वारा किए गए खुलासों के सामरिक निहितार्थों पर विश्वास में लेंगे।
क्या मानसून सत्र में देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर पहलगाम हमले के बाद उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तृत बहस कराने को तैयार होंगे, खासकर जब इंडिया गठबंधन द्वारा विशेष सत्र की मांग दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ठुकरा दी गई है। पहलगाम आतंकवादी हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास दोगुने करेंगे, जिनके बारे में रिपोर्ट है कि वे पहले भी पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग के 3 आतंकी हमलों में शामिल रह चुके हैं। आखिरी पॉइंट उनका है कि जुलाई 1999 में गठित कारगिल समीक्षा समिति, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान विदेश मंत्री के पिता ने की थी, की तर्ज पर क्या विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार से विश्लेषण करे और भविष्य के मुद्दों को लेकर अपनी सिफारिशें दे, जिनमें नए सैन्य प्लेटफॉर्म्स और तकनीक का विकास, संकट की स्थिति में रणनीतिक संचार क्षमताओं का निर्माण आदि शामिल हो। ये एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कई सवाल पूछे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये इच्छा जताई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं सर्वदलीय बैठक के लिए। लेकिन अमलेंदु जी, सर्वदलीय बैठक होगी या संसद का सत्र होगा? सर्वदलीय बैठक में आमने सामने सवाल पूछे जाएंगे और ये स्थिति प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आती है। हाँ, जैसा अभी राजीव कुमार कह रहे थे, राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कि उसमें उन्होंने बातें रख दी तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ थे और कोई उसकी जवाबदेही और ये नहीं थी, कोई आमने सामने कोई संवाद नहीं हो रहा था। लेकिन सर्वदलीय बैठक में तो सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक में सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री या तो ये लोग एश्योरेंस दें कि हम सीज फायर पर सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं ये एश्योरेंस दें कि सवाल ही नहीं पूछेंगे। हाँ, या तो सवाल की लिस्ट पहले से दे दें, जैसे जिस तमाम इंटरव्यू होते हैं प्रधानमंत्री के। इंटरव्यू तो सवालों की लिस्ट नहीं, सवाल और जवाब दोनों तैयार होते हैं। तो या तो इस तरीके की बैठक हो तो प्रधानमंत्री सवालों का सामना नहीं कर सकते, ना पत्रकारों के और ना विपक्ष के। ये तो साफ देखने में आया समीर जी। और सवालों से प्रधानमंत्री भागते हैं, संसद में नहीं पहुंचते क्योंकि सवाल ना पूछ ले, तो संसद में नहीं पहुंचते जब, इसीलिए कोई सवाल ना पूछ ले तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री घबराते कितना सवालों से। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात समीर जी ये है कि प्रधानमंत्री अब जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिल सकते हैं तो सर्वदलीय बैठक में जाने में क्या आपत्ति है जी? भाई यहाँ तो आपके 50 के आसपास सांसद थे, वहां तो 50 लोग भी नहीं होंगे सर्वदलीय बैठक में, कम लोग होंगे। तो सर्वदलीय बैठक में जाने में आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि यहाँ तो आपने पूछ लिया कि चाय पीली कि नहीं पीली, रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया। और सर्वदलीय बैठक में अपनी पसंद वाले नहीं जाएंगे ना, यहाँ तो सारे पार्टियों के उन्होंने अपनी पसंद से नेताओं को बुला लिया था। अब हो सकता है शशि थरूर कल विदेश मंत्री हो जाए मोदी जी की सरकार में, मनीष तिवारी को भी कुछ इनाम मिल जाए, शशि थरूर उनको सलमान खुर्शीद को भी कुछ इनाम मिल जाए। वरना ये लोग जो थे वहाँ खड़े होकर पूछते निशिकांत दुबे से कि भाई जिस समय यहाँ ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे हैं तुम उसी समय नेहरू और इंदिरा को कोस रहे हो यहीं खड़े होकर के, ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने सवाल नहीं पूछे क्योंकि इनकी वफादारी मोदी के प्रति ज्यादा थी, अपनी पार्टियों के प्रति, देश के प्रति नहीं थी, वरना सवाल पूछते। लेकिन जो सुप्रिया सुले हैं समीर जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी। और सुप्रिया सुले ने जो कहा है, और सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा कि हम जब गए विदेश में तो वहां लोगों ने ये कहा हमसे कि भाई आप लोग जो है वो मतलब वहां से आए हैं, गांधी और नेहरू के देश से आए जी, गांधी, नेहरू और इंदिरा के देश से आए हैं और आप गांधी के रास्ते पर चलते हैं, आपका देश गांधी के रास्ते पर चलता है। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे संघ परिवार के लिए सीने पे सांप लौटने जैसी स्थिति है कि प्रतिनिधिमंडल जाए। और ये साहस जुटाया सुप्रिया सुले ने कहने का जी, ये साहस शशि थरूर या सलमान खुर्शीद या मनीष तिवारी ये क्यों नहीं साहस जुटा पा रहे इस बात को कहने का कि हमसे ये कहा गया कि आप जो है नेहरू गांधी के देश से आए हैं, ये कहने का साहस इनमें क्यों नहीं है जी? सुप्रिया सुले ने जो साहस दिखाया ये कहने का कि असली बात ये है कि हमसे ये कहा गया विदेश में, तो ये साहस तो इनको दिखाना चाहिए था, जो कांग्रेस के लोग जो गए थे। अगर ये देश के प्रति वफादार हैं और कांग्रेस के प्रति भी इनकी निष्ठा है तो जी, तो इनको ये बात कहनी चाहिए। मगर ये नहीं कह, ये एक भी नहीं। सुप्रिया सुले ने ये बात कल उनकी पार्टी का यानी एनसीपी का स्थापना दिवस था, उसमें ये बात कही। और उसमें अमलेंदु जी, शरद पवार ने भी, जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो तमाम अटकलें लग रही थी कि क्या शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आएंगे। उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जिन लोगों ने विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उनके लिए कभी जगह नहीं बनेगी। हाँ, विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उनके साथ नहीं बनेगी। और उन्होंने कई मसलों पर समीर जी बातचीत की है शरद पवार ने। अब चूंकि उनकी मराठी की बाइक है तो उसका सुनने लेकिन जो कहा उन्होंने बता सकते हैं। और उन्होंने कहा शरद पवार ने कि आज देश विदेशी ताकतों के बीच घिर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हमारे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध नहीं है जी। भारत ने बांग्लादेश के लिए बलिदान दिया, लेकिन आज वही बांग्लादेश भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। शरद पवार ने
आगे कहा कि चीन का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है। एक समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत को सबको साथ लेकर चलने वाला देश माना जाता था, लेकिन आज हमारे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध नहीं है। भारत ने बांग्लादेश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन अब वह भी हमारे साथ नहीं है। देश का नेतृत्व कर रहे लोगों ने संवाद की स्थिति जानबूझकर नहीं बनाई और इसका नुकसान देश को हो रहा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की और उन्होंने ये भी कहा शरद पवार ने कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है, मतलब राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार जो है, वो कांग्रेस, वामपंथी या अन्य सभी दलों को मिलकर दिल्ली में संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, मतलब इंडिया गठबंधन के लोग जो उनको, और कोई भी आए या जाए फर्क नहीं पड़ता। ये साफ तौर पे कोई भी आए या जाए फर्क नहीं पड़ता, अगर हम एकजुट रहे तो सत्ता भी आती है, ये हमारा अनुभव है। और उन्होंने पार्टी के निर्माण में साथ देने वालों की यादें ताज़ा की और भविष्य में जो पार्टी की दिशा पे थी उस पर भी उन्होंने बात की और ये कहा। अच्छा, अब जो सुप्रिया सुले जो थी उन्होंने जो कहा वो महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि इथियोपिया और इजिप्ट, जब हम इन तीनों देशों में गए तो कहा गया कि हम महात्मा गांधी के देश से आए हैं। हमें इतना अच्छा लगा कि 70 सालों में हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में सिर्फ प्यार की भावना है। आतंकवाद के खिलाफ चारों देशों ने अपना समर्थन भारत को दिया, ये उनका जो था वो कहना था। और उन सब मतलब ये भी कहा उन्होंने कि जिस एक बात जिसे वो हमेशा याद रखना चाहेंगी वो ये कि जिस प्यार से महात्मा गांधी के बारे में हर देश ने कहा वह कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और उनके अनुसार सारे देशों की इच्छा ये है कि भारत को हमेशा शांति रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जो रास्ता भारत को दिखाया है उस पर ही चलना चाहिए, ये जो है महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और शरद पवार ने जो कही, जो आपने बताया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो थे वो विचारधारा से अलग हटकर पार्टी तोड़कर विरोधी विचारधारा के लोगों के साथ चले गए, लेकिन हम गांधी, नेहरू और इंदिरा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। एनसीपी जो है शरद पवार की, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, ये साफ तौर पर किया है शरद पवार ने। तो ये सारी अटकलें जो अब तक मीडिया में लगती जाती थी, सब दोनों एक हो जाएंगे, सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगी, इस सब पर उन्होंने एक तरीके से विराम लगा दिया, ये कहकर कि जो लोग पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चले गए वो विरोधी खेमे में जाकर मिल गए। और ये इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी कि निशिकांत दुबे जिनकी तस्वीरें हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल फ्रंट में पहली पंक्ति में खड़े थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है। वो उस दौरे पर इस जो प्रतिनिधिमंडल गया है वहां भी, जबकि उनके बयान उस समय कैसे आ रहे थे, लग रहा था कि जो गांधी नेहरू की विचारधारा को ही आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि वहां पर बोलना विवशता थी उनकी। लेकिन वहां बोल रहे थे वो तो बोल रहे थे नेहरू गांधी की विचारधारा, और ट्वीट कर रहे थे नेहरू और गांधी के खिलाफ। गांधी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो वहां से बैठकर भी ट्वीट कर रहे थे नेहरू और गांधी के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से जहर उगल रहे थे यहाँ, और जो बाइक दे रहे थे वो दे रहे थे नेहरू गांधी की विचारधारा, और यहाँ तक कह रहे थे कि देश तो सेकुलर है। मतलब जिस सेकुलरिज्म को संविधान से हटाने के लिए उनकी पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक और प्राइवेट मेंबर बिल ले आया जाता है, सब सेकुलरिज्म और जो सोशलिज्म है इसको हटाया जाए संविधान की प्रस्तावना में से। वो बताते हैं कि देश सेकुलर है और हमारे यहाँ तो कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है ही नहीं। ये कहते हुए पाए जा रहे थे निशिकांत दुबे। तो वही जो है वहां से बैठकर जो थे वो जहर जो थे वो इंदिरा, नेहरू और गांधी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर सवाल पहले भी उठ रहे थे कि ये किस लिए गया है, उस स्थिति में कि यहाँ प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन जब साथ खड़े होने की बात आई तो एक भी देश हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके साथ खुलकर कई बड़े देश सामने आ गए हैं। ये विदेश नीति और जो भारत की डिप्लोमेसी है उस पर बहुत बड़े सवाल ये उठ रहे हैं। और प्रतिनिधिमंडल भी जो वहां पर गया है उसको जल्दबाजी में भेजा गया, क्या उसको करना था क्या नहीं करना था, कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। जब वहां गया भी तो क्यों नहीं, किनसे मिल रहा था, ये इसकी भी चर्चा लगातार होती रही। किसी वहां पर महत्वपूर्ण व्यक्ति से, इन्फ्लुएंसर से या वहां के जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे नहीं मुलाकात हुई, कुछ एक प्रतिनिधिमंडल को छोड़कर। तो ये अब सवाल थे, लेकिन सिर्फ एक से हुई, गुयाना के राष्ट्रपति से। जी हाँ, गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात सिर्फ एक से हुई, बाकी किसी भी मौजूदा से राष्ट्राध्यक्ष से नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। पूर्व सांसदों से किसी की मुलाकात हो गई। अब वो कैसे, हमारे अभी बहुत से पूर्व सांसद हैं जिनको सभी जानते हैं, हम जानते हैं। ज्यादातर मुलाकातें हुई है कि भारतीय समुदाय के लोगों से और जो भारतीय दूतावास में। हाँ, और नारे लगाए गए हैं तो इंडियन डायस्पोरा के सामने लगाए गए। अरे भाई, नारे लगाने के लिए आपको थोड़ी भेजा गया था।
आपको भेजा गया था कि भाई वहाँ की इंटेलिजेंसिया से मिलिए, वहाँ की मीडिया से मिलिए, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलिए, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात नहीं हो पाए। तो हम लोगों ने समीर जी पहले भी सवाल उठाया था कि भाई जब ये लोग जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए तो कैसे आकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल पाएंगे। और अब सवाल ये भी उठता है समीर जी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे से लौटने के बाद मिल सकते हैं तो जाने से पहले क्यों नहीं मिल सकते थे जी। आपने अगर पूछा है, हमें नहीं मालूम कि आपने पूछा कि नहीं पूछा कि आप लोग क्या करके आए, तो आपको बताना भी चाहिए था जाने से पहले कि आपको करना क्या है। और यही मांग आपसे की जा रही थी कि आप सर्वदलीय बैठक में आइए और बताइए कि आपको करना क्या है। चूंकि सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है जी, आपको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी कदम उठाएंगे पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, तो आप बताइए कि आपको क्या करना है। आप इस भरोसे में लीजिए विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है विपक्ष, तो आपको ये प्रतिनिधि मंडल भेजने से पहले इनसे मुलाकात करनी चाहिए थी। वो मुलाकात आपने नहीं की और जब लौट के आए तो आप पूछ रहे हैं कि चाय पी ली कि नहीं पी ली, रसगुल्ला कैसा है। हाँ, और वो भी मुझे लग रहा है कि जब सलमान, हम लोग भी इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सलमान खुर्शीद ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब प्रधानमंत्री को लगा होगा कि नहीं, एक बार इन लोगों के साथ चाय पी जानी चाहिए। तो हाँ, वो अगर सलमान खुर्शीद का बयान नहीं आता कि हमें कोई आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होगी, तो नरेंद्र मोदी अभी भी नहीं मिलते। और फिर आप सर्वदलीय बैठक से क्यों भाग रहे हैं, आप संसद का विशेष सत्र बुलाने से क्यों भाग रहे हैं। भाई जो बात पाकिस्तान को संदेश देना है या पूरी दुनिया को संदेश देना है, वो जाएगा तो सर्वदलीय बैठक से, संसद के विशेष सत्र से ही। जब वहां से प्रस्ताव पारित होगा तो वो संदेश तो कहीं देने की बात हो नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री इतना घबराए हुए क्यों नजर आते हैं, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। और इस प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी की नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी थी, एक बार उनको भी सुनते हैं। शिवसेना की भी, माफ कीजिएगा, शिवसेना की सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में थी। और उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की, उसके बाद। और एक बार सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा रही इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में, दो ही सांसद थे, दोनों ही सांसद हैं। उनमें एक तो है शशि थरूर और दूसरे सांसद हैं निशिकांत दुबे। तो शशि थरूर को भी सुन लेते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। और खास तवज्जो शशि थरूर को प्रधानमंत्री ने दी, अमलेंदु जी, और शशि थरूर को, मनीष तिवारी को और कुछ कांग्रेस पार्टी के सांसदों को। हालांकि जो ग्रुप फोटोग्राफ हुआ उसमें उतनी तवज्जो नहीं मिली, किनारे खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे मनीष तिवारी हो और चाहे सलमान खुर्शीद हो। लेकिन शशि थरूर की चर्चा होती रही। तो शशि थरूर को सुनते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या कहा उन्होंने, इस जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था दुनिया के तमाम देशों में। फॉर्मल मीटिंग थी प्रधानमंत्री के साथ, और इनफॉर्मल तो ये दौरा भी अमलेंदु जी बताया जा रहा है कि कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई उसकी ब्रीफिंग नहीं थी प्रॉपरली। हालांकि विदेश सचिव ने ब्रीफ किया था, लेकिन उस समय ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर, जिस तरह से सीज फायर पर सरकार घिरी हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद सीज फायर क्यों किया है, उससे ध्यान हटाने के लिए अचानक ये फैसला किया गया कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा रहा है। और पूरी दुनिया का कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं दिख रहा था, उससे भी ध्यान हटाने की ये कोशिश थी। तो कुल मिलाकर सारा कुछ ये इनफॉर्मल ही था। लेकिन एक फॉर्मल मैसेज देने के लिए अगर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है, तो उसको सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तो खारिज कर ही दी गई, और अब मानसून सत्र बुलाया जाएगा जुलाई से, लेकिन जुलाई के आखिर में 21 जुलाई से। पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग अभी भी विपक्ष कर रहा है, ताकि एक औपचारिक रूप से संदेश दुनिया भर को दिया जा सके कि इस पूरे प्रकरण पर भारत एक है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हाँ बिल्कुल समझिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र बुलाई जाए। जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, जयराम रमेश की बाइट भी आ गई है। जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मांग की है समीर जी, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हुए सुनाई देते हैं कि इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, तो क्या आप भाजपा 2 दिनों की चर्चा कराएंगे? क्या आप जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विश्लेषण के लिए एक समिति का गठन करेंगे? और पहलगाम के आतंकी कब न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे? ये जयराम रमेश कहते हुए सुने जा सकते हैं। तो सुनते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इस बारे में कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए हैं, कहां हैं, और भी बहुत सारे सवाल। सुनते हैं जयराम रमेश को। तमाम सवाल पूछ रहे हैं, और संसद का विशेष सत्र तो बुलाया नहीं। अब 2 दिन का विशेष, उसमें मानसून सत्र में ही 2 दिन की विशेष चर्चा क्या इस पर रखेंगे, जिसकी संभावना
कम दिख रही है, लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो संसद की कार्यवाही बाधित होनी तय है, क्योंकि विपक्ष इस सवाल से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अलग अलग पार्टियों ने, विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसके लिए इंडिया गठबंधन की खास तौर पर बैठक हुई, जिसमें पत्र लिखा गया विशेष सत्र के लिए। जाहिर सी बात है कि उस पूरे विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया है, लेकिन संसद में जरूर ये बात, इस पर चर्चा होगी। और इस बीच में राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से कि आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरा, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देरी और विफलताएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने शिक्षा से संबंधित उठाया है कि कैसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दिक्कतें हैं, उनके लिए हॉस्टल्स नहीं है और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, विशेष खास तौर पर जो इस समय के राजनीतिक दौर में बहुत ही पीछे चला गया है। हाँ, बिल्कुल बहुत पीछे चला गया है। और राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं, मतलब उन्होंने अपनी चिट्ठी में उदाहरण दिए हैं, वो केवल बिहार से दिए हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश भर में इसी तरह की स्थितियां। और समीर जी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी दरभंगा जब गए थे तो दलित छात्रों से मिलने उनके हॉस्टल गए थे और उनको अनुमति नहीं दी गई थी, फिर वो ताला लगा दिया गया था, फिर वो दीवार फांदकर राहुल गांधी पहुंचे थे, वो दलित छात्रों के बीच, दलित छात्रों ने अपनी बातें वहां बताई थी। तो वो राहुल गांधी वहां जो सुनकर आए थे, छात्रों से उनकी समस्याएं सुनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि बस मसले को उठाऊंगा, वो राहुल गांधी ने लिखा है। और आज इस पर कन्हैया कुमार और राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी के पत्र के साथ साथ जो समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत की है। तो सुनते हैं एक बार कन्हैया कुमार को, सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने राहुल गांधी के इस पत्र पर। उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और खास तौर पर जिक्र उन्होंने बिहार का किया है, लेकिन ये कहा है कि ये स्थिति केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की है और तमाम राज्यों में जो पिछड़े गरीब वर्ग के छात्र हैं उनको शिक्षा में मदद नहीं मिल पा रही है, सरकारी मदद और नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से वो शिक्षा में पीछे हो जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार इस राहुल गांधी के इस पत्र पर। हाँ, एक विषय बोलना बहुत जरूरी है। जो मोबाइल आप 100 रुपए का रिचार्ज कराते थे, वो मोबाइल अब आप 700 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं। जो दाल आप 100 रुपए का खरीदते थे, वो दाल आप 200 रुपए का खरीद रहे हैं। जो पेट्रोल आप 50 रुपए का खरीदते थे, वो पेट्रोल आप 100 रुपए का खरीद रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आप 500 रुपए का भराते थे, वो गैस सिलेंडर आप 1200 रुपए का भरा रहे हैं। तो महंगाई अगर देश के लिए बढ़ रही है तो विद्यार्थियों के लिए भी महंगाई बढ़ रही है ना। उनको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। लगातार निजीकरण करने के चलते जो कंसेशन मिला करता था स्टूडेंट को, कोई कंसेशन नहीं मिलता है। तो जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में छात्रवृत्ति की जो राशि है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई का शिकार विद्यार्थी भी होता है। आप समय पे स्कॉलरशिप जो तय किया गया है उसको दीजिए, उसको वक्त के अनुसार महंगाई से जोड़ करके, इन्फ्लेशन से उसको जोड़ करके उसकी राशि को बढ़ाइए। और दूसरा, जो SC ST सब प्लान का पैसा है उसको बिना डाइवर्ट किए हुए देश के जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो दलित आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के जो हॉस्टल्स हैं, उसके लिविंग कंडीशन को बेहतर कीजिए। अगर देश के नेताओं के लिए सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पार्लियामेंट बन रहा है, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, MP के लिए, मंत्री के लिए अच्छा बंगला बन रहा है, प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया है। तो प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री थोड़ी हैं, वो तो जो है दूसरे हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। ये जो झूठा कंपटीशन है ना दुनिया में दिखावे का, इससे बाहर आना चाहिए। देश का शान इससे तय नहीं होता है कि राजा का महल कितना बड़ा है। देश का शान इससे तय होता है कि देश की यूनिवर्सिटी कैसी है। जिस गौरवशाली परंपरा की हम बात करते हैं, उस परंपरा में यह नहीं बताया जाता है कि चंद्रगुप्त का महल कितना आलीशान है। ये बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना महान था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितना महान था। तो देश की यूनिवर्सिटी से ये तय होगा कि देश कितना ताकतवर है। सरकार बिना किसी देरी के इस पर तुरंत पहल करे और आने वाले दिनों में संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत
जो कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का उस अभियान का एक पहल है। हम तमाम देश के हॉस्टलों में 100 दिन के भीतर जाएंगे और देश के आम लोगों से भी ये अपील है, ये शिक्षा का सवाल है, ये आपका सवाल है, ये देश का सवाल है, ये आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए, संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हॉस्टलों के ऑडिट में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षा को लेकर कि कैसे गरीब पिछड़े छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनके हॉस्टल्स की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाए। अमलेंदु जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी की तमाम मांगे जो हैं वो प्रधानमंत्री स्वीकार कर ले रहे हैं? जातिगत जनगणना जिसका इतने दिनों तक विरोध करते रहे और उसके खिलाफ न जाने कितना प्रचार किया गया, आखिर में अचानक से उस पर तैयार हो गए। अब ये तो वैसे भी बहुत ही एक आम लोगों से, गरीबों से, दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको स्वीकार करेंगे इस मांग को? देखिए समीर जी, मांग को स्वीकार करना तो चाहिए। अब ये राहुल गांधी अगर मांग कर रहे हैं तो राहुल गांधी की वजह से ही अगर स्वीकार करना पड़े तो ये और प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी की बात है। सवाल तो ये कि राहुल गांधी को ये चिट्ठी लिखने की नौबत ही क्यों आई? अगर सब चीज़ें ठीक होती और दलित और पिछड़े वर्गों के छात्रों को सही समय पे उनका वजीफा मिल रहा होता और उनकी हॉस्टल की सुविधाएं ठीक ठाक होती तो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राहुल गांधी को अगर ये चिट्ठी लिखने की आवश्यकता पड़ रही हो, प्रधानमंत्री को ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि भाई देश में जो वंचित और दलित तबके के छात्र हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री की इस सरकार की विफलता है और राहुल गांधी उसको उजागर कर रहे हैं। तो ये विफलता, तो अगर इस विफलता से बचना है प्रधानमंत्री को, चूंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि साहब वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े अनुयायी हैं और ये बिहार में जाकर ये भी बताते हैं कि वो 365 दिन में 300 दिन मखाना भी खाते हैं, तो ये भी बताते हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार जाकर। तो जब प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय की बिहार जाकर बात कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय का ऐसे ही आएगा कि जब दलित छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी, वो उस मत का पैसा किसी और मत में खर्च कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए, तो इसके जवाब प्रधानमंत्री को मुझे लगता है देने चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जो अब SC ST OBC के जो विंग है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष हो गए हैं, वो भी कन्हैया कुमार के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं राजेंद्र पाल गौतम को भी, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इस समय कांग्रेस के SC ST विंग के वो अध्यक्ष है, क्या कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुविधाएं बेहतर की जाए। उस पर क्या कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम? तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक दल बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लेकिन राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है, सरकार को घेरा जरूर है, लेकिन अगर इस सवाल के बहाने शिक्षा व्यवस्था और खासतौर पर SC ST OBCs के लिए, माइनॉरिटीज के लिए अगर ये सुविधाएं मिले तो शिक्षा का स्तर ही नहीं सुधरेगा, उनका सामाजिक स्तर भी सुधरेगा, बहुत सारी चीजें उससे सुधरेंगी। महत्वपूर्ण सवाल है, सुनते हैं राजेंद्र पाल गौतम को क्या कह रहे हैं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, तो इसी तरीके से पोर्टल काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मजबूरी में शास्त्री भवन में जाके सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर से मिलना पड़ा। इसके साथ साथ मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री से भी मिला और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी पोर्टल चूंकि काम नहीं कर रहा था, डेट निकल गई थी, डेट बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया लेकिन डेट नहीं बढ़ा। और ये जो डाटा जो हमारे सामने आया है, इस डाटा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार इसका ऑडिट भी नहीं कराती कि हॉस्टल का ऑडिट कराए, फैसिलिटीज है या नहीं है उसका ऑडिट कराए, किताबों की इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है उसका ऑडिट कराए, टॉयलेट साफ है या नहीं है उसका ऑडिट कराए। और दूसरी बात, ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? जहां 2020-21 में अगर आप देखेंगे 32,38,399 टोटल बच्चों ने स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई किया, लेकिन वही गिरते गिरते 2022-23 तक केवल 12,34,117 पे आ गया, यानी लगभग 65% की गिरावट। और उसी तरह पोस्ट मैट्रिक वाला अगर आप देखेंगे 40,94,000 बच्चों ने अप्लाई किया था 20-21 में और वही 22-23 में गिरकर 5,38,000 पे आ गया। मतलब इतनी बड़ी गिरावट, 80% के करीब ड्रॉप आउट हो गया। बच्चे आखिर स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उनकी मिलती नहीं है। ये किसी भी समुदाय के हैं, अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो आगे की पढ़ाई उनकी जारी रहती है और नहीं मिल पाती है तब फिर बड़ी मुश्किल आती है कि कैसे आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज पत्र लिखा है राहुल गांधी ने और निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लेना चाहिए।
ये भी अलग बात है कि बहुत सारे जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने, सरकार ने उनको स्वीकार किया है। ऐसे मुद्दे भी स्वीकार किए हैं जिन पर उसका विरोध रहा है, लेकिन शिक्षा पर तो विरोध कोई नहीं होना चाहिए। इस पर कितनी बात होती है, इसको कितनी स्वीकार्यता मिलती है प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के जरिए किस तरह से जो बिहार का सुशासन है अमलेंदु जी, उसके उदाहरणों के जरिए राहुल गांधी ने बताया है पूरे देश की व्यवस्था को, वो बिहार का सुशासन सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वहां सुशासन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बिहार में सुशासन जो है किस तरीके से कुशासन में बदल चुका है, ये चीजें बार बार सामने आ रही हैं समीर जी, और विपक्ष इसको लगातार उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी अभी उठाया इस मसले को, कांग्रेस ने वहाँ कई प्रदर्शन किए, अभी जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई उसको लेकर प्रदर्शन किए। लालू प्रसाद यादव ने अभी सवाल उठाए कि आपको मालूम है कि 65,000 हत्याएं हुई हैं आपके शासनकाल में नीतीश कुमार जी, अभी 65,000 मतलब 2 बार उन्होंने दोहराया अपने ट्वीट में, 65,000 हत्याएं हुई हैं, 65,000, ये इस तरीके मतलब इस तरीके अगर कहा जाए कि आप जानते हैं आपके शासनकाल में 65,000 हत्याएं हुई हैं, यानी 65,000, इस तरीके से उन्होंने जोर देकर लालू प्रसाद यादव ने कहा। तो नीतीश कुमार किस तरीके से फेल हो रहा है, और नीतीश कुमार नहीं बल्कि कहा जाए कि एनडीए फेल हो रहा है, बीजेपी फेल हो रही है, साफ तौर पे ये है समीर जी। लेकिन इधर समीर जी, इधर जो एक विवाद चलता रहता है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, और अभी जिस तरीके से वो जस्टिस शेखर यादव हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, इन हाउस जांच चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में जी। अब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उसको अधिकारों को लेकर सवाल उठता है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जांच नहीं कर सकता हाई कोर्ट की, चूंकि वो उसका प्रशासक नहीं है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो जांच चल रही थी, तो उस पर तो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो जांच चल रही थी उस पर तो कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन चूंकि शेखर यादव का मामला आया जिन्होंने मुसलमानों का शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक न्यायपालिका में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। उस पर राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से चिट्ठी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये अधिकार राज्यसभा का है और राष्ट्रपति जो है वो इस पर संज्ञान लेंगे, आप इसकी इन हाउस बंद कर दीजिए, उस पर बंद कर दीजिए। अब इन टकरावों के बीच जो है जस्टिस गवाई जो सीजेआई है वो इस समय विदेश दौरे पे लंदन में है इस समय, और अभी जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, और कल जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है तन्वी दुबे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और उस कार्यक्रम में जो कहा है जस्टिस गवाई ने वो बड़ी महत्वपूर्ण बात समीर जी उन्होंने कही है जी। और उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, साथ ही न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए, इसलिए कभी कभी आप सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जहां पर आमतौर पर न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए। और उन्होंने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए ये कहा, और उन्होंने कहा कि उस शक्ति यानी न्यायिक समीक्षा का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में बहुत अपवाद स्वरूप मामलों में किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, या संविधान के किसी मौलिक अधिकार के साथ सीधे टकराव में हो, या कानून इतना मनमाना और भेदभावपूर्ण हो, तो अदालतें इसका प्रयोग कर सकती हैं, और अदालतों ने ऐसा किया है। और फिर उन्होंने जो था वो कहा कि प्रतिनिधित्व से लेकर कार्यान्वयन तक संविधान के वादे को मूर्त रूप देना शीर्षक वाले संबोधन जो था उसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दशकों पहले लाखों भारतीयों को अछूत कहा जाता था, अब वो आ रहे हैं एक और दूसरे मुद्दे पर जी, और कह रहे हैं कि हालांकि भारत के संविधान ने सुनिश्चित किया कि उसी समूह का एक व्यक्ति अब ऑक्सफोर्ड यूनियन को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के धारक के रूप में संबोधित कर रहा है, यानी ये जो अधिकार मिला वो संविधान ने दिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान किया, उसने ये अधिकार दिया, और उस संविधान से मिले अधिकार के तहत ही जस्टिस गवाई जो उसी दलित वंचित तबके से आते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन को संबोधित कर रहे हैं, ये जस्टिस गवाई का कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान उन लोगों की धड़कनों को समझते हुए है जिनकी कभी सुनवाई नहीं होनी थी, और ऐसे देश का सपना है जहाँ समानता का सिर्फ वादा नहीं किया जाता बल्कि उसका पालन किया जाता है। अमलेदु जी, इस संदर्भ में राहुल गांधी की चिट्ठी को देखा जाए, ये वही व्यवस्था है, वही संविधान है जो वंचितों गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था का इंतजाम करता है संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, और वही स्कॉलरशिप है, वही विशेश प्रावधान है जिनके जरिए बीआर गवाई कह रहे हैं कि मैं यहां तक पहुंचा। वही नहीं बल्कि बहुत सारे राष्ट्रपति के पद पर भी लोग पहुंचे हैं, और राष्ट्रपति नहीं बल्कि बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, ब्यूरोक्रेसी में, तमाम जगहों पर पहुंचे। हाँ, और राहुल गांधी की चिट्ठी इस संदर्भ में और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी चिट्ठी बता रही है कि ये चीजें रोककर आप दूसरे जस्टिस गवाई बनने का रास्ता रोक रहे हैं।
बिल्कुल, ये छात्र जिनको मिलनी चाहिए थी छात्रवृत्ति, उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, तो वो बाधित करके आप यानी दूसरे जस्टिस गवाही कोई ना बनने पाए, इसका इंतजाम मोदी सरकार कर रही है। ये राहुल गांधी जो है वो उस चिट्ठी के उसका मर्म समझा जा सकता है। लेकिन जस्टिस गवाही आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यह राज्य को न केवल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है, बल्कि सक्रिय रूप से उत्थान, पुष्टि और सुधार करने के लिए भी बाध्य करता है। और आगे उन्होंने जो कहा समीर जी, वो कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि असमान समाज में लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि सत्ता को संस्थानों के बीच नहीं बल्कि समुदायों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता। इसीलिए प्रतिनिधित्व सत्ता को पुनर्वितरित करने का एक तंत्र था, न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, बल्कि उन सामाजिक समूहों के बीच भी जिन्हें सदियों से हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। और एक विद्वान है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, उनका निबंध है क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं, तो उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, जो जस्टिस भाई ने बोल रहा हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मतलब इसका जो सार है समीर जी उनके पूरे भाषण का, मुझे लगता है कि इस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आखिर में वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ, सबाल्टर्न बोल सकते हैं और वे हमेशा बोलते रहे हैं जी। अब सवाल यह नहीं है कि वे बोल सकते हैं नहीं, बल्कि यह है कि क्या समाज वास्तव में सुन रहा है। आखिरी लाइन जो है कि वो बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, बोलते भी रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या समाज उनको सुन रहा है। और राहुल गांधी जो चिट्ठी लिख रहे हैं दलित छात्रों की, वंचित छात्रों के स्कॉलरशिप को लेकर और उनके उसको लेकर, हॉस्टल की समस्याओं को लेकर, वो भी यही है कि सबाल्टर्न बोल रहे हैं, जैसे कि दरभंगा में सबाल्टर्न जो थे राहुल गांधी से बोले, लेकिन सवाल ये कि क्या समाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी ने यही आवाज समाज को सुनाने की कोशिश की प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर। जी बिल्कुल, और इस सवाल का भी जवाब है कि हाँ सुन रहा है, समाज का एक वर्ग है जो सुन रहा है, और सुन रहा है तभी वो प्रधानमंत्री से पत्र रहा है, कह रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, और पहले ऐसा होता रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। यानी जो दलित वंचित समुदाय के लोगों को, छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, उसको वो कम मिल रही है या उसमें धांधली हो रही है, नहीं मिल पा रही है, अड़चने हैं, उनको दूर किया जाए और इसको बढ़ाया भी जाए, क्योंकि उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जस्टिस B.R. गवई ने, और ये राहुल गांधी का वो पत्र जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, उसको साथ देखते हुए ये उनके तमाम सवालों का, जो जस्टिस B.R. गवई गरीबों, वंचितों और उस डिप्रेस्ड क्लास की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में है कि हाँ उनकी आवाज़ को सुनने वाला कौन है। तो ये उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है, और याद दिला रहे हैं संविधान की भी, चूंकि संविधान सम्मेलन जगह जगह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जो कन्हैया कुमार अभी कह रहे थे कि ये सफ़ेद टी शर्ट में हम लोग इसका कैंपेन चलाए हुए हैं, तो बार बार याद दिलाया जा रहा है कि संविधान में बहुत कुछ है, संविधान में तमाम चीजें हैं, और सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। कल ही जो एक पत्र लिखा है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अमलेंदु जी, हम लोगों ने इस कार्यक्रम में ब्रेकिंग में चर्चा भी की थी कि डिप्टी स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद, उसको सरकार उस पद पर किसी की वो निर्वाचन नहीं कर रही है, उस पर इलेक्शन नहीं करा रही है, जबकि वो बहुत ही ज़रूरी है। और संविधान के प्रावधानों के मुताबिक जितना ज़रूरी स्पीकर का पद है, उतना ही ज़रूरी डिप्टी स्पीकर भी है। हाँ बिल्कुल, उतना ही ज़रूरी है। और हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, उसके पीछे रणनीति क्या है, मोदी जी की और मोदी सरकार की रणनीति क्या है कि वो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो यानी समीर जी, आप संविधान को माथे से लगाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद खाली रहेगा, क्योंकि उसमें खतरा आपको है कि आपकी सरकार जब चली ना जाए, और चली जाएगी तो आप जो गड़बड़ करेंगे, उसको गड़बड़ को जो है वो वैधता मिल जाए या उस गड़बड़ पर रोक ना लगने पाए, तो आप जो है वो एक संवैधानिक पद को खाली रखेंगे। और विपक्ष का भी अपमान है, और ये संसद का भी अपमान है कि एक पद जो है वो 6 साल से खाली है। जी, तो ये महत्वपूर्ण, बिल्कुल पूरा का पूरा लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरी लोकसभा का गठन हो गया, उस लोकसभा को भी 1 साल पूरे हो गए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली का खाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, चाहे गठबंधन की सरकारें रही हों, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकारें रही हों, शुरुआत में ज़रूर चाहे पूर्ण बहुमत की रही हो, डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा उसमें रहा है। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में सत्ता पक्ष का ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हुआ करता था, लेकिन बाद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के में ये परंपरा सी बनी कि स्पीकर होगा वो सत्ता पक्ष का और डिप्टी स्पीकर होगा वो विपक्ष का। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण है, विपक्ष की आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
और दूसरी बात ये कि उनके बीच में तालमेल बना रहे। और चूंकि संसद का जो स्पीकर है, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, उसका स्पीकर, उससे ये उम्मीद की जाती है कि स्पीकर बनने के बाद वो किसी विचारधारा और दल से जुड़ा नहीं रहेगा, तो वो अपनी विचारधारा को त्याग कर एक मॉनिटर की भूमिका में दिखाई पड़े संसद में, और इसलिए उसका निर्वाचन भी आम सहमति से हो। लेकिन आम सहमति से निर्वाचन जरूर हुआ, लेकिन डिप्टी स्पीकर भी उसी तरह से आम सहमति से निर्वाचित होता रहा कि एक पद सत्ता पक्ष को और एक विपक्ष को मिले। लेकिन पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उसको ताक पर रख दिया क्योंकि सीटें बहुमत से ज्यादा मिली हुई थी। अब की बार सीटें बहुमत से ज्यादा नहीं मिली, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनका बरकरार रहा कि हम बिना डिप्टी स्पीकर के ही ये जो कार्यकाल है लोकसभा का, इसको भी पूरा करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि इस कार्यकाल को वो बिना डिप्टी स्पीकर के पूरा कर पाएंगे। हाँ, अब दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो ये कराना पड़ेगा। और चूंकि विपक्ष उठाएगा, जब संसद का मानसून सत्र होगा उसमें ये मसला फिर उठ सकता है समीर जी। और चूंकि विपक्ष अब तगड़ी स्थिति में है, तो अब ये मसला उठ सकता है फिर से, और हो सकता है कि बनाना पड़ जाए डिप्टी स्पीकर। और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा पैदा हो सकती हैं सरकार। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब अभी पिछले साल 1 साल हो गया है, और जब ओम बिरला दोबारा चुने जा रहे थे, तो ये शर्त रखी थी विपक्ष ने कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, फिर उसमें नहीं उसको स्वीकार किया गया। और ये भी हो रहा था कि चलो कम से कम चाहे एनडीए के घटक दलों से ही डिप्टी स्पीकर बने, लेकिन सरकार डिप्टी स्पीकर बनाएगी। लेकिन तब भी नहीं, अपने घटक दलों से भी, टीडीपी से हो रहा था कि कोई टीडीपी का बनेगा या फिर जेडीयू का बनेगा, लेकिन उसको एकदम से सिरे से बिल्कुल लग रहा है कि खारिज कर दिया गया कि विपक्ष की आवाज़, विपक्ष की कोई मांग है तो उसको यहाँ पर नहीं सुना जाना है। हाँ, देखिए असल में समीर जी है क्या, जैसे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि सत्ता पक्ष के भी जो सहयोगी हैं बीजेपी के, उनसे भी स्पीकर नहीं लिया गया। पहले तो मांग जो थी वो टीडीपी की और जेडीयू की दोनों की थी कि स्पीकर का पद उनको दिया जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं दिया गया चूंकि जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी वही है कि आगे कुछ गड़बड़ कर दी, इन्हीं दलों को तोड़ा जाना है। तो इनको ही अगर तोड़ा जाना है तो फिर इनका ही अगर स्पीकर होगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए वो स्पीकर की शक्ति अपने पास है, ताकि आगे कुछ गड़बड़ करें तो स्पीकर उसको संभाले। ओम बिरला साहब जैसे आज्ञाकारी स्पीकर जो है सरकार के, वो दूसरे नहीं मिल सकते बीजेपी को, तो इसलिए ओम बिरला साहब को किया गया। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो फिर भी नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये इन सारी वजहों से लगातार सरकार पर जो एक आरोप है कि वो संविधान के प्रावधानों से खिलवाड़ कर रही है, उसको बदलने की कोशिश कर रही है, बदलने की स्थिति में तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी भी जितना हो रहा है वो उसका उसके खिलाफ जा रही है, उसका उल्लंघन करती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन कानून पारित कर देना हो, या फिर अब स्कॉलरशिप का ये मुद्दा है, ये तो खैर एक नीतिगत मुद्दा है, अब इस पर ध्यान दिलाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष के ध्यान दिलाने पर ही ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में आ रही हैं? सरकार का तंत्र क्या कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन संवैधानिक जो पद है उन पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, या वो पद खाली रखे जा रहे हैं, या उनका पर नियुक्तियां हो रही हैं, तो नियुक्तियां कैसे हो रही हैं? उदाहरण के तौर पर निर्वाचन आयोग। तो ये सारी चीजें इस समय संदेह के दायरे में है, आरोपों के दायरे में है, और लगातार सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं, वो पूरी तरह से ये है कि विपक्ष की आवाज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसमें, और सरकार जो चाहेगी वही होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि संविधान के प्रावधानों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसका फायदा उठाते हुए उसको अपने पक्ष में हर चीज करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल समीर जी, संविधान को तोड़ मरोड़ कर, और संविधान को माथे पर भी लगाना है, संविधान को तोड़ना मरोड़ना भी है, क्योंकि संविधान बदलने की शक्ति जो थी वो नहीं मिल पाई, 400 पार नहीं हुआ, तो अब संविधान को किस तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उस काम पर अब भारतीय जनता पार्टी लग गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, ये इसमें लग गई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दों पर बार बार सवाल उठा रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है, हमलावर है, उसको देखते हुए सरकार कितना भी छिपाए, चीज़ें छिप नहीं सकती। चाहे कल हम लोगों ने बात भी की थी कि कुंभ की रिपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे सीज फायर का मुद्दा हो। अब मानसून सत्र में इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर विपक्ष आक्रामक रहेगा, और जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि कम से कम मानसून सत्र में 2 दिन की विशेष चर्चा हो सीज फायर को लेकर, पहलगाम के पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो सरकार मानती है या नहीं मानती है, लेकिन विपक्ष अपनी बातों को मनवाने की कोशिश में लगा रहेगा। देखना होगा होता क्या है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।